हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेरिक नंबर, और स्टेरिक नंबर की हेल्प से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, इसका sp2 होगा या sp3 होगा। तो जस्ट कैलकुलेट द स्टेरिक नंबर। ओके, तो अगर स्टेरिक नंबर के बारे में बात की जाएगी, स्टेरिक नंबर, तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और नंबर्स ऑफ बॉन्ड पेयर। आप चाहो तो सिग्मा बॉन्ड बोलो और आप चाहो तो बॉन्ड पेयर बोलो, प्लस नंबर्स ऑफ लोन पेयर, तो नंबर्स ऑफ बॉन्ड पेयर के नंबर्स और लोन पेयर के नंबर्स, इन दोनों का एडिशन ही होगा स्टेरिक नंबर, दैट इज Sn स्टेरिक नंबर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। तो अगर आपको Z निकालना है तो Z निकालने के लिए कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का एडिशन चाहिए। तो जब कभी भी आपको स्टेरिक नंबर निकालना हो तो स्टेरिक नंबर निकालने के लिए, यानी Z निकालने के लिए, नंबर्स ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर्स ऑफ लोन पेयर, इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ओके बच्चों, जैसे अगर स्टेरिक नंबर हम निकालें और स्टेरिक नंबर के बाद अगर हम बोलें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और इसके बाद हम बोलें इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। स्टेरिक नंबर अगर 2 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन S और P होता है। 2 आया ना, तो एक S ऑर्बिटल और एक P ऑर्बिटल, और इसके लिए एग्जाम्पल होता है BeCl2। और स्टेरिक नंबर अगर 3 आ जाए तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है sp2, और sp2 के लिए हमारा है BF3 स्टेरिक नंबर के लिए है BF3। ओके, स्टेरिक नंबर अगर 4 आ जाए तो इस 4 के लिए होता है एक S और 3 P, sp3, और इसके लिए हमारा है CH4। और अगर हमारा स्टेरिक नंबर 5 आ जाए तो हमारा होता है sp3D, और इसके लिए जो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास दैट इज़ PCl5, इसका एग्ज़ाम्पल है PCl5। ओके, और स्टेरिक नंबर अगर 6 आ जाए तो स्टेरिक नंबर 6 आने पे ये हो जाता है sp3D2, और इसके लिए जो है हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है वो है SF6। और अगर स्टेरिक नंबर 7 आ जाए तो स्टेरिक नंबर 7 आने पर ये हो जाता है sp3D3, और ये हो जाता है IF7। तो सबसे पहले तो मैं स्टेरिक नंबर निकालना बताऊंगा आपको। बॉन्ड पेयर के नंबर और लोन पेयर के नंबर्स, इन दोनों को ऐड कर दो। बॉन्ड पेयर के नंबर्स और लोन पेयर के नंबर्स को ऐड करने पे क्या मिलता है, स्टेरिक नंबर यानी कि Z। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए स्टेरिक नंबर। ओके, स्टेरिक नंबर में होता है बॉन्ड पेयर के नंबर्स और लोन पेयर्स के नंबर। तो आप बॉन्ड पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम यहाँ पे मेज़र करते हैं, उसके लिए कुछ तरीके हैं, वो देखें। जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल है BeCl2। तो ज़रा गौर से देखना बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक और चीज़ बता दें आपको, BeCl2। तो यहाँ पे इसको देखने के लिए देखो, ये बेरिलियम है, ये क्लोरीन, और ये क्या है, क्लोरीन। ओके, ये बेरिलियम, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, और Z की वैल्यू होती है नंबर्स ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर्स ऑफ लोन पेयर। बॉन्ड पेयर के नंबर्स और लोन पेयर्स के नंबर, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, तो 2, और लोन पेयर यहाँ कोई दिख नहीं रहा है तो 0, तो ये आ गया 2। और जब Z की वैल्यू 2 आएगी तो उस समय हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp। जब Z की वैल्यू 2 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाता है बच्चों, sp।
जब कभी भी Z की वैल्यू 2 आए तो हाइब्रिडाइजेशन आँख बंद करके बोल दीजिए क्या आएगा, SP। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे हम लोगों को लोन पेयर भी पता होना चाहिए कि लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, ठीक है। बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम सेकेंड ग्रुप का मेंबर है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 और ये 2 मिलकर के इसने ये बना दिया, ओके। तो BeCl2 यहाँ बन गया। और इसके बाद नेक्स्ट है जैसे BF3 बोरान तीसरे ग्रुप का मेंबर है, थर्ड ग्रुप का, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, BF। तो ये 3 बोरान के इलेक्ट्रॉन और 3 फ्लोरीन के इसके साथ क्या हो जाएंगे, अटैच्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर Z की वैल्यू नंबर्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर्स ऑफ लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, लोन पेयर कोई भी नहीं, तो 3 आ गया। तो Z सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, Z को कैलकुलेट करना। अगर आपके अंदर Z को कैलकुलेट करने की जो है टेंडेंसी डेवलप हो जाए या ये इतनी हिम्मत आ जाए कि Z हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो किसी भी एलिमेंट का, किसी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आप बता सकते हैं। द मेन थिंग इज़ दैट कि आपको Z पता होना चाहिए कैसे निकलेगा, ओके। जैसे यहाँ पे CH4 है तो कार्बन चौथे ग्रुप का है, इसकी आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, उन 4 इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होकर के कुछ इस तरह का बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे Z की वैल्यू कैसे निकालोगे, नंबर्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर्स ऑफ लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 सिग्मा हैं, लोन पेयर कुछ भी नहीं है 0, तो 4 यानी 4 का मतलब क्या आ गया, sp3। 4 का मतलब क्या आ गया, sp3। कभी भी Z निकालना है तो सिग्मा और लोन पेयर का सहारा लेना पड़ेगा। सिग्मा बॉन्ड के नंबर्स प्लस लोन पेयर्स के नंबर्स, इसकी वैल्यू होती है Z के बराबर। सिग्मा बॉन्ड के नंबर्स, लोन पेयर के नंबर्स, इसकी वैल्यू होती है Z के बराबर। और Z की वैल्यू 4 आ गई, यानी कि ये कैसा होगा, sp3 होगा। जैसे Z की वैल्यू 4 आ गई, जैसे यह एक है एग्जाम्पल CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या है बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे ये एक कार्बन, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड। तो इसके लिए सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड हो गए हमारे पास 4। तो Z की वैल्यू सिग्मा बॉन्ड हो गए, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेटा, 4, और लोन पेयर कितने हैं, 0, तो दैट विल बी 4, और 4 का मतलब sp3। 4 का मतलब क्या हो गया, sp3। 4 का मतलब हो गया sp3। तो अब देखें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, तो अब यहाँ देखें जैसे PCl5 की बात करेंगे। PCl5 के लिए स्टायरिक नंबर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द स्टायरिक नंबर फॉर PCl5। तो सबसे पहले फास्फोरस यहाँ कहीं पे होगा, फास्फोरस एक क्लोरीन के साथ इस तरह जुड़ा है, क्लोरीन क्लोरीन या ऐसे नहीं बनाना है तो आप इसको सॉरी ऐसे बना सकते हैं। फास्फोरस के साथ ये क्लोरीन, फास्फोरस के ग्रुप का है, फास्फोरस 5वें ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसकी आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके पहले इलेक्ट्रॉन ने Cl के साथ बनाया बॉन्ड, दूसरे ने Cl के साथ, तीसरे ने Cl के साथ, चौथे ने Cl के साथ, 5वें ने Cl के साथ। तो यहाँ फास्फोरस के पास नंबर्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 5। तो Z इज इक्वल्स टू सिग्मा बॉन्ड के नंबर्स प्लस लोन पेयर के नंबर। सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास 5 और लोन पेयर कितने हैं, यहाँ पे लोन पेयर हैं 0। तो यहाँ से टोटल नंबर्स ऑफ Z की वैल्यू आ गई 5, और 5 का मतलब sp3d।
5 का मतलब S का 1, P के 3 और D का 1, तो Z की वैल्यू आ गई 5 और 5 का मतलब sp3d। नेक्स्ट है SF6। SF6 सल्फर है हमारा 6 ग्रुप का मेंबर। इसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर फ्लोरीन के साथ जुड़ा है ऐसे, फिर फ्लोरीन के साथ, फिर फ्लोरीन के साथ, फिर फ्लोरीन के साथ, फिर फ्लोरीन के साथ, फिर फ्लोरीन के साथ। तो सल्फर टोटल कितने लोगों से घिरा? सल्फर की आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। पहले इलेक्ट्रॉन ने फ्लोरीन से बॉन्ड बनाया, दूसरे ने भी फ्लोरीन से, और इस तरीके से तीसरे ने भी फ्लोरीन से बनाया, चौथे ने भी, पांचवें ने भी और छठे ने भी। तो इस तरह से टोटल नंबर्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए हमारे पास? टोटल नंबर्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड 6 आ गए। तो यहाँ से Z की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड के नंबर्स प्लस लोन पेयर के नंबर। सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर नहीं है 0, तो 6। तो यहाँ से Z की वैल्यू आ गई 6, और जब Z की वैल्यू आ जाएगी 6 तो ये हो जाएगा sp3, 3 ऑर्बिटल 1 4 और फिर D के 2 बच जाएंगे। तो अगर Z की वैल्यू 6 आ रही है तो sp3d2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी और वो Z होगा, sp3d2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो SF6 आ गया। और SF6 के आने के बाद जैसे IF7 है बच्चों, IF7, तो इसको अगर सही से आप पढ़ोगे IF7 को, तो आयोडीन की आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आयोडीन कुछ इस तरह से मिलेगा, F F F F F F F। आयोडीन के पहले इलेक्ट्रॉन ने फ्लोरीन से बॉन्ड बनाया, दूसरे ने भी बनाया, तीसरे ने, चौथे ने, पाँचवें ने, छठे ने, सातवें ने। इस तरह से आयोडीन ने अपनी क्या कर ली? सारे बॉन्ड बना लिए। तो इसके लिए अगर Z निकालना हो तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नंबर्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर्स ऑफ लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे 7 प्लस लोन पेयर है 0, तो ये 7 आ गया। और 7 आने का मतलब sp3d3, 3 D के ऑर्बिटल, 3 P के ऑर्बिटल 6 और एक S का 7, sp3d3 ऑर्बिटल यहाँ पे बन के आ गया। तो आपने क्या देखा कि अगर आपको स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना आ गया, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना अगर आपको आ गया तो आप कितनी आसानी के साथ हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। ओके, अब मैं एक मास्टर फार्मूला बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। एक मास्टर फार्मूला, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, नंबर्स ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर के अलावा एक दूसरा फार्मूला जिसकी हेल्प से आप सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ओके, देखो बेटा, 1 मिनट का समय दो मुझे। स्टेरिक नंबर is equals to Z is equals to 1/2 is equals to 1/2 numbers of valence electron on central atom, numbers of valence electron on CA का मतलब सेंट्रल एटम, प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर्स ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर्स ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ये एक तरह से बहुत ही मैजिकल फार्मूला है जस्ट टू कैलकुलेट। दिस इज़ ए वेरी मैजिकल फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टेरिक नंबर। इसका यूज़ आप कहीं भी कर सकते हैं। दिस इज़ द मास्टर फार्मूला, दिस इज़ द मास्टर फार्मूला। ये है आपका मास्टर फार्मूला। इस मास्टर फार्मूले का यूज़ आप कहीं भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, एक मिनट।
दिस इज़ द मास्टर फार्मूला, और इस मास्टर फार्मूले का यूज आप जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं, लेकिन स्टेरिक नंबर के लिए करेंगे। तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू 1/2 नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर्स ऑन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस, दिस इज द माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर्स ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम में हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एट्सेट्रा, ये सारे के सारे मोनोवैलेंट एटम यहाँ पे रख सकते हैं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एट्सेट्रा। तो अगर अब यहाँ से आपको बताया जाए, आपसे ये बोला जाए कि सर अमोनिया के लिए, या सबसे पहले CH4 के लिए Z कितना होगा, तो Z इज इक्वल्स टू, क्या लिखा है, नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। कार्बन एक सेंट्रल एटम है यहाँ पे, और इसकी वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ओके, 4 होते हैं, प्लस नंबर्स ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, हाइड्रोजन 4 हैं, तो 4 4 8/2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और Z की वैल्यू 4 आने का मतलब ये क्या है, Z की वैल्यू अगर 4 आ रही है तो ये क्या है बेटा, ये sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो CH4 के लिए Z कितना आ गया, 4 आ गया। अमोनिया की बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज है भी नहीं, ना ही नेगेटिव चार्ज है, तो ना इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अमोनिया की बात करी तो अमोनिया के लिए Z की वैल्यू 1/2, नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में रखता है, तो 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं बच्चे, 3, तो 5 3 8, 8/2, इसके लिए भी 4 आ गया। यानी अमोनिया के लिए भी हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा sp3 होगा। अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा बच्चों वो कैसा होगा, द ट्रिक हाइब्रिडाइजेशन फॉर द अमोनिया इज sp3। H2O के लिए देखा तो H2O के लिए Z इज इक्वल्स टू 1/2 ऑक्सीजन छठे ग्रुप का एलिमेंट है, इसके पास नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, प्लस मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन है 2, तो 6 to 8/2 दैट इज 4। तो अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 हो जाएगा, वाटर का भी sp3 हो जाएगा, मीथेन का भी sp3 हो जाएगा। मीथेन का भी कैसा हो जाएगा बच्चों, sp3 हो जाएगा। ओके लेकिन अब अगर थोड़ा सा चेंज कर दें पैटर्न, अगर हम ये बोलें सर कार्बोनेट का बताओ कितना होगा, कार्बोनेट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ओवर द कार्बोनेट में कार्बन का क्या होगा, अगर कोई बच्चा पूछे आपसे, तो ये है हमारा कार्बन जो कि सेंट्रल एटम है, और सेंट्रल एटम में हम क्या देखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन चौथे ग्रुप का है, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, नेगेटिव चार्ज 2 है, और जो भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो ऐड किए जाएंगे, तो 4 + 2 पॉजिटिव चार्ज है नहीं इसके पास, मोनोवैलेंट एटम कोई नहीं है, ऑक्सीजन इज नॉट अ मोनोवैलेंट एटम, तो यहाँ 4 to 6/2 3, और 3 आने का मतलब ये कैसा हो जाएगा, sp2। यानी कार्बोनेट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा बच्चों, कार्बोनेट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन वो हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, sp2, क्योंकि कार्बोनेट के अंदर Z की वैल्यू हमने निकाली 3, कार्बोनेट में कार्बन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 4, 2 नेगेटिव चार्ज हैं, तो नेगेटिव चार्ज को हमने ऐड किया, तो 4 + 2 6/2 कितना आ जाएगा, 3, और 3 का मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 टाइप का है बच्चों, sp2 टाइप का। जैसे कि आपसे बोला जाएगा NO3- नाइट्रेट में नाइट्रोजन का बताओ, नाइट्रेट में नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर कितना होगा, तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बच्चों, 5, प्लस नेगेटिव चार्ज 1, तो जो भी नेगेटिव चार्ज होगा वो ऐड होगा, तो 5 + 1 कितना आ जाएगा बच्चों, 6/2 दैट इज 3, और 3 का मतलब sp2। 3 का मतलब 3 ऑर्बिटल हैं, एक s है और दूसरा 2 p हैं। तो आप कार्बोनेट में कार्बन का निकालो या नाइट्रेट में नाइट्रोजन का निकालो,
आप किसी का भी निकाल सकते हो, इसीलिए इसको बोला गया है मास्टर फार्मूला। कार्बोनेट में कार्बन का निकालना हो, नाइट्रेट में नाइट्रोजन का निकालना है, सल्फेट में सल्फर का निकालना है, ऑक्जेलेट में कार्बन का निकालना है, ये सारे हाइब्रिडाइजेशन, ये सारे के सारे स्टेरिक नंबर आप बहुत ही ईजिली इस मास्टर फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। वट एवर विद द नेचर ऑफ कंपाउंड, आइदर इट इज़ न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज, आप बहुत ही आराम के साथ स्टेरिक नंबर उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, बहुत ही ईजिली। आई होप आप लोगों को समझ में बहुत अच्छी तरह से आ रहा होगा। तो इस फार्मूले को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखें और इसको तुरंत नोट करें। दिस CA means central atom. What is the meaning of CA? Central atom. Okay. Next, XeF4 तो कैसे निकालोगे Z? 1/2, तो Z निकालना है बेटा इसके लिए 1/2। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम यहाँ पे जीनॉन है और जीनॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8। ओके, ना ही निगेटिव चार्ज है तो वो ऐड नहीं होगा, ना कोई पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है तो वो भी सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। अब हमारे पास मोनोवैलेंट एटम में फ्लोरीन है और फ्लोरीन नंबर्स में कितने हैं बच्चों? फ्लोरीन नंबर्स में 4 हैं, तो 4 मोनोवैलेंट एटम, 8 4 12, 12/2 6, यानी जीनॉन टेट्राफ्लोराइड का स्टेरिक नंबर कितना आया बेटा? जीनॉन टेट्राफ्लोराइड का स्टेरिक नंबर 6 आया, और 6 आने का मतलब 6 ऑर्बिटल हैं, एक S होगा, 3 P होंगे, 3 और 1 4 D, तो दिस इज sp3d2। तो आपको किसी तरह का कंपाउंड हो, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो, चाहे वो निगेटिवली चार्ज्ड हो, या वो न्यूट्रल हो, कैसा भी कंपाउंड हो, उस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जो स्टेरिक नंबर निकालते हैं, स्टेरिक नंबर इज इजीली कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ 1/2 नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस निगेटिवली चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज और प्लस नंबर्स ऑफ मोनोवैलेंट एटम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोवैलेंट? ऐसे एटम जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के लिए, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर फॉर द बॉन्डिंग, सच टाइप ऑफ एटम इज नोन एज मोनोवैलेंट एटम। और इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। फ्लोरीन का मतलब हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं हैलोजन फैमिली की, और हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा, ये सारे के सारे मोनोवैलेंट हैं। कैसे हैं बेटा? मोनोवैलेंट। ओके, तो जीनॉन टेट्राफ्लोराइड में जीनॉन का स्टेरिक नंबर कितना है बेटा? आ गया ये 6। अगेन जीनॉन टेट्राफ्लोराइड के बाद अब दूसरा है Xe का स्टेरिक नंबर निकालना है इन XeO2F2। ये प्रॉब्लम आपके नीट में आई है। जीनॉन का हाइब्रिडाइजेशन XeO2F2 के केस में निकालना है, तो सबसे पहले तो हम Z निकालेंगे इसके लिए, और Z की वैल्यू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तो XeO2F2 में जीनॉन ही सेंट्रल एटम है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8, कोई चार्ज नहीं है। अब मोनोवैलेंट एटम की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन इज नॉट अ मोनोवैलेंट, ऑक्सीजन इज अ बाईवैलेंट एटम, और मोनोवैलेंट कौन है? फ्लोरीन है। तो यहाँ पे 8 + 2 10, और 10/2 कितना हो जाएगा? 5, दैट इज sp3। 5 का मतलब 5 ऑर्बिटल, और 5 ऑर्बिटल मीन्स sp3d। एक s का ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल, 1 d का ऑर्बिटल, तो इस तरह से ये बने sp3d। ओके, दिस इज sp3d। तो जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, जीनॉन ऑक्सोफ्लोराइड XeO2F2। ओके, जीनॉन के जितने भी कंपाउंड हैं वो सब नीट के लिए और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दिस इज़ द मास्टर फार्मूला। इसकी हेल्प से आप कैसा भी हाइब्रिडाइजेशन हो, कैटायन का, एनायन का, किसी तरह का हो, आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही बच्चों? जैसे सल्फर इन SO3-2, सल्फर इन SO3-2,
सल्फर का स्टेरिक नंबर निकालना है इन SO3-2। तो SO3-2 के ऊपर स्टार लगाया और इनके लिए हमने Z निकाला 1/2। सल्फर है 6 फैमिली का, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्लस निगेटिवली चार्ज एटम कितने हैं? 2। तो 6 to 8, 8/2 4। तो सल्फाइट में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों sp3। सल्फाइट में सल्फर का स्टेरिक नंबर होगा 4 और वो हो जाएगा sp3। अब अगर सल्फर ही होता, सल्फाइट ना हो करके सल्फेट होता, तो इस सल्फेट में कैसे निकालते? Z इज इक्वल्स टू 1/2, Z इज इक्वल्स टू 1/2। और यहाँ पे आपको निकालने हैं सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यही सेंट्रल एटम है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है 6 और प्लस निगेटिवली चार्ज कितने हैं बेटा? 2। तो 6 to 8, 8/2 4 और 4 का मतलब क्या हो गया बच्चों? sp3। तो सल्फाइट का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3, सल्फेट का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3। सल्फाइट में सल्फर का स्टेरिक नंबर 4, सल्फेट में सल्फर का स्टेरिक नंबर 4। सल्फाइट में सल्फर का स्टेरिक नंबर 4, सल्फेट में सल्फर का स्टेरिक नंबर 4, बोथ आर sp3। तो सल्फाइट का निकाला, सल्फेट का निकाला, नाइट्राइट का निकाल सकते हो, नाइट्रेट का निकाल सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। कैटायन कैसा भी हो, एनायन कैसा भी हो, बहुत ही ईजिली उनका आपको हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैं फिर से दोबारा आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ बच्चों इस फार्मूले को मेमोराइज कर लो। जितना मेमोराइज्ड ये फार्मूला होगा उतना ही इजी आप लोगों के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। अगर इस फार्मूले को मेमोराइज कर लिया सही से तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर पाओगे। इसको सही से मेमोराइज किया तो सारे के सारे क्वेश्चन, न्यूट्रल एटम के क्वेश्चन, न्यूट्रल एटम का हाइब्रिडेशन क्या होगा, पॉजिटिवली आयन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, निगेटिवली आयन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो चाहे न्यूट्रल एटम हो, पॉजिटिवली आयन हो, निगेटिवली आयन हो, उन सभी का स्टेरिक नंबर निकाल लोगे। उन सभी के लिए हाइब्रिडाइजेशन को आप कैलकुलेट कर सकते हो, आंख बंद करके बता सकते हो। कैसे? Z इक्वल टू 1/2 numbers of valence electron on central atom, Z is equal to 1/2 number of valence electron on central atom plus negatively charge minus positively charge plus number of monovalent atom. This is a masterpiece formula for calculation of steric number and corresponding their hybridization. Okay बच्चों, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग इसको बहुत सही तरह से मेमोराइज करिए। ओके तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने स्टेरिक नंबर निकालना सीख लिया। अब किसी भी कंपाउंड का स्टेरिक नंबर हो हम बहुत ही ईजिली निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके तो जितनी टफ चीज़ थी उसको उतना ही ईजी मैनर में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके तो यहाँ पे बच्चों और इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन अब जो है लगभग यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे कुछ और हैं, IOX3। सबसे पहले आप देखो कि कैटायन है कि एनायन है कि न्यूट्रल है। तो ये जो भी कंपाउंड है ये कंपाउंड न्यूट्रल है। ये कंपाउंड कैसा है बच्चों? न्यूट्रल है। और इसमें आयोडीन ही सेंट्रल एटम है। तो यहाँ से Z की वैल्यू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम इज आयोडीन, तो 7 प्लस ऑक्सीजन बाईवैलेंट है, हैलोजन मोनोवैलेंट है, एक हैलोजन मोनोवैलेंट, लेकिन यहाँ पे 3 है तो 7 + 3 10 और 10/2 ये आ गया 5 का मतलब 5 ऑर्बिटल वाला हाइब्रिडाइजेशन, और 5 ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन sp3d, यानी कि यहाँ पे जो बात होगी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। दिस इज ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है PCl4+।
PCl4 प्लस ये कंपाउंड पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दिस कंपाउंड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कंपाउंड पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसके लिए अगर Z निकालोगे तो Z इज 1/2। सेंट्रल एटम फास्फोरस है और फास्फोरस 5वें ग्रुप का मेंबर है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 रखेगा। कितने रखेगा बेटा? 5। पॉजिटिव चार्ज घट जाता है तो -1, एक पॉजिटिव चार्ज है, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? एक क्लोरीन के लिए मोनोवैलेंसी 1, तो 4 क्लोरीन के लिए मोनोवैलेंसी 4, तो +4। 5 - 1 4, 4 + 4 8, 8/2, 8/2 आ गया 4, और 4 आने का मतलब 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, तो एक s का ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, तो ये बना देंगे sp3। क्या बना देंगे बच्चों? sp3, ये बना करके रख देंगे sp3। नेक्स्ट अगर हम आपके लिए लेकर के आए ICl2-, ये है बेटा, दिस इज द ICl2-। तो ICl2- को देखोगे तो सबसे पहले ये निगेटिवली चार्ज्ड है, और कैसा है बेटा? ये निगेटिवली चार्ज्ड है, तो सबसे पहले तो Z निकालोगे, Z इज इक्वल्स टू 1/2 नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। आयोडीन के पास 7 होते हैं, ओके। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 2, और निगेटिव चार्ज ऐड होता है, तो कितने निगेटिव? 1 निगेटिव, तो ऐड हो गया, तो 7 × 9 1 10, 10/2 5, 5 का मतलब sp3d। 5 का मतलब क्या हो गया बच्चों? 5 का मतलब sp3d, 5 का मीनिंग यहाँ पे हो गया sp3d। नेक्स्ट SOX4, यहाँ पे सल्फर हमारा सेंट्रल एटम है, तो Z की वैल्यू कैसे निकालोगे? 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, दैट इज 6, प्लस मोनोवैलेंट एटम 4, 6 4 10, 10/2 5, और 5 का मतलब sp3d। 5 का मतलब क्या आ गया? sp3d। बात समझ में आ रही है बच्चों की नहीं आ रही है? आ रही है। तो इस तरह से मैंने IOX3 का निकाला, PCl4+ का निकाला, ICl2- का निकाला, SOX4 का निकाला। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, वॉट एवर बी द नेचर ऑफ कंपाउंड, आइदर इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज और इट इज़ निगेटिवली चार्ज और इट इज़ न्यूट्रल। उसके लिए स्टेरिक नंबर कैसे निकालोगे? Z इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस निगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। इस मैजिकल फार्मूले को आप याद रखिए, सारी बातें हो जाएंगी सॉल्व। ओके, थैंक यू, मिलते हैं मंडे को।